में आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए माय डियर फ्रेंड्स। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं अपनी टीम की, तो आज मुझे फक्र होता है अपनी टीम के ऊपर, और लगता है जैसे कि दुनिया की एक बेस्ट टीम हमारे पास आज है और चंद लीडर्स आज हमारे साथ हैं। मिस्टर कुमार मनीष सर, जीवन में मैंने कभी एज ए ये नहीं सोचा ये मेरे डाउनलाइन है। एज ए पार्टनर हमने हमेशा सोचा कुमार मनीष हैं, सुधांशु सर हैं, रंजीत जी हैं, संतोष जी हैं, पंकज जी हैं। हमने एक साथ हम लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया था और मैं खुशकिस्मत था कि बिजनेस शुरुआत करने के दरमियान ही इतने अच्छे लोग मिले कि आज इतनी शानदार टीम हमारे पास है माय डियर फ्रेंड्स। और एक सबसे बड़ी बात अगर कहूं, आज हम तमाम लोग इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ड्यूसॉफ्ट जैसा प्लेटफॉर्म हमारे पास है। अगर ड्यूसॉफ्ट जैसा प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं होता तो हम क्या करते? कभी कभी दो पल के लिए मन में ख्याल आता है, काश अगर ड्यूसॉफ्ट नहीं होता तो क्या होता। और यह सोचकर भी माय डियर फ्रेंड्स डर लगने लगता है, और तब एहसास होता है कि ड्यूसॉफ्ट कितनी ताकतवर सिस्टम है जो आज लाखों लोगों को जिंदगी बदलने का मौका दे रही है माय डियर फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं आज अगर ड्यूसॉफ्ट है तो इसके लिए हम तमाम लोगों को ऋषि सर का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने इतना शानदार सिस्टम हम तमाम लोगों के लिए लाकर खड़ा किया है माय डियर फ्रेंड्स। फ्रंट लाइन के जितने लीडर्स बैठे हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, समय समय पर इन तमाम लीडर्स का सपोर्ट और सहयोग वो हमें मिलता रहा, हर एक लीडर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिसकी वजह से शायद ये लाइफ ये जिंदगी हमें मिल पाई है। मैं बताऊं, जब मैंने ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन किया था तब मैं पढ़ाई कर रहा था, और मैंने जैसा कि कहा ज्वाइन करते ही मैंने ये नहीं सोच लिया था लखपति और करोड़पति बनूंगा। पढ़ाई भी चल रही थी, ड्यूसॉफ्ट भी चल रहा था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ड्यूसॉफ्ट इतना बड़ा सिस्टम है, पढ़ाई से भी बड़ी चीज देगी। मैं तो अल्टरनेटिव के तौर पर ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन किया था, नौकरी मिल नहीं रही थी इसलिए मैंने ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन किया था। और 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने गुजर गए, 1-2 चेक रिलीज हुए होंगे, 1-2 चेक आया होगा हमारा। और पहली बार 6 महीने के बाद पटना में एक शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम देखने का मौका मिला, जहां पर आनंद सर आए हुए थे, जहां पर चिंटू सर थे। और उस ट्रेनिंग में पहली बार नेटवर्क बिजनेस की ताकत क्या होती है और ड्यूसॉफ्ट बिजनेस का फ्यूचर कितना बड़ा होता है, आप इस बिजनेस से कहां तक जा सकते हैं, यह पहली बार जानने का मौका मिला। जहां पर आनंद सर यह बता रहे थे कि यह एक ऐसा बिजनेस है, हो सकता है आज आपको लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी है, पैसा जो आता है वो सारा खर्च हो जाता है, लेकिन याद रखिए यह एक ऐसा बिजनेस है, एक दिन आपका बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस बनेगा कि आपके पास इतने पैसे आएंगे, पैसे रखते रखते आप थक जाएंगे और इतनी मुश्किलें आपके पास आएंगी। यह बता रहे थे आनंद सर माय डियर फ्रेंड्स। सर ने कहा था इतने पैसे आएंगे कि आप रख नहीं पाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक वाले मना कर देंगे कि भैया बहुत पैसा आ गया, अब तेरा पैसा मुझे नहीं चाहिए। उनका कहने का मतलब यह था कि इतने पैसे आपके पास आएंगे कि आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। यार इधर से कैसे टैक्स बचाना है, इधर टैक्स देना है, इधर ये भरना है, कभी बड़ी टेंशन हो जाती है। और इस तरह की कई चीजें वहां पर उन्होंने पहली बार नेटवर्क बिजनेस के ऊपर, कॉपी कैट मार्केटिंग, सर ने ही कहा था उस मीटिंग के अंदर कि अगर आप इस बिजनेस के स्ट्रेंथ के बारे में जानना चाहते हैं तो काइंडली इस किताब को पढ़िए, कॉपी कैट मार्केटिंग। और पहली बार वहां से उस बुक को लिया और पढ़ाई किया तो समझ में आया कि यार क्या जबरदस्त बिजनेस है। और मुझे पहली बार लगा कि कहते हैं ना, वो हिरन की नाभि में होती है कस्तूरी और वो हिरन पूरे जंगल भागता रहता है कि इतनी सुंदर सी महक कहां से आ रही है, इतनी प्यारी सी खुशबू कहां से आ रही है। वो हिरन कस्तूरी की खोज में पूरा जंगल छान मारता है, पर उसे कहीं नहीं मिलता कस्तूरी, क्योंकि कस्तूरी तो उसकी नाभि में होती है। और मेरे पास था ड्यूसॉफ्ट, लाखों कमाने वाला सिस्टम,
जिंदगी बदलने वाला सिस्टम, सारे सपने पूरे करने वाला सिस्टम। लेकिन मैं पागल था नौकरी के पीछे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यह सिस्टम है क्या। पहली बार तब यह मुझे जानने का मौका मिला, और पहली बार मैंने जीवन में डिसाइड किया कि अगर मुझे कुछ करना है तो सिर्फ ड्यूसॉफ्ट करना है, माय डियर फ्रेंड्स। और उस रात जब मैं अपने रूम में पहुंचा तो पूरा एनालिसिस करते करते मेरी रात गुजर गई। पूरा एनालिसिस करते करते मेरी रात गुजर गई। जितने बुक्स थे मेरे, सबको मैंने लिया, समेटा, बोरे में डाला और उसको बांध के सीधे छज्जा पे डाल दिया। चलो उनसे अलविदा। और ड्यूसॉफ्ट के साथ बुक्स लिए, प्रेजेंटेशन बुक आता था पहले, और इसके बाद प्रोसेस, प्रक्रिया स्टार्ट। जैसे ही मैंने ये डिसाइड किया कि एज ए कैरियर मुझे ड्यूसॉफ्ट करना है, अगले ही दिन की बात मैं बताना चाहूंगा। इस बिजनेस में जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था, जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था, उनका नाम है मिस्टर अशोक। उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था इस बिजनेस में। अभी फिलहाल वो ड्यूसॉफ्ट में नहीं है, इस बिजनेस में नहीं है, मुंबई में है। वो बहुत अच्छी स्थिति में है, वो अपने हिसाब से, उनके हिसाब से वो अच्छी स्थिति में है, मेरे हिसाब से नहीं। अगले ही दिन मैंने आज कसम खाई कि मुझे कैरियर बनाना है ड्यूसॉफ्ट में, मुझे जिंदगी बनाना है ड्यूसॉफ्ट में। और अगले ही दिन वो आए मेरे पास और बोला, रणविजय जी मजा नहीं आ रहा है, मैं ड्यूसॉफ्ट छोड़ रहा हूं और मैं नौकरी की तैयारी करने जा रहा हूं। अगर आपको चलना है तो साथ में चलिए, नहीं तो कल के डेट में आपकी कोई शिकायत नहीं सुनूंगा। ये मत कहिएगा अशोक जी अपने फंसा के चले गए, निकल गए साइड से, ये मैं नहीं सुनना चाहूंगा। मैं तो बड़ा कसम में पड़ गया। वो कहते हैं ना निगलते बन रही है ना उगलते बन रही है। अरे अभी अभी तो कसम खाया था और अभी अभी कसम तोड़ दूं, ये तो वही वाली बात हो गई। अभी अभी शादी की और अभी अभी तलाक की बारी आ गई है। अरे हो क्या रहा है? बड़ा असमंजस का स्थिति मेरे सामने उत्पन्न हो गया माय डियर फ्रेंड्स। मैं बड़ा परेशान हो गया, क्या करूं यार। पर मैंने कहा वेट, मैंने पानी पिया, आराम से थोड़ा रिलैक्स किया और कहा थोड़ा आराम करना पड़ेगा। और मैंने सोचा, बहुत सोचा, और मैंने यही सोचा कि 7 से 8 साल मैं तो नौकरी की तैयारी कर चुका हूं, मिला क्या खाक है। 7 से 8 साल नौकरी की तैयारी कर चुका हूं, मिला क्या खाक। और 8 सालों में नहीं कुछ मिला तो अगले 2 साल तैयारी और कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मैंने सोचा। और मुझे लगा हाँ यार ड्यूसॉफ्ट सही है। और फिर मैंने सोचा, जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ड्यूसॉफ्ट करना है, उसी समय माय डियर फ्रेंड्स मेरे सारे सपने मेरे आंखों के सामने घूमने लगे थे। और मैंने फिर यह सोचने लगा था कि अगर मैं ड्यूसॉफ्ट छोड़ दिया तो ये सारे सपने मेरे कैसे पूरे हो पाएंगे। नौकरी करने से तो ये सपने पूरे नहीं होंगे, जीवन में कभी नहीं पूरे होंगे। और तभी मैंने पूरा एनालिसिस करते करते अल्टीमेटली डिसाइड किया कि सर आप रहें या ना रहें, मुझे ड्यूसॉफ्ट करना है। और मैंने तभी ड्यूसॉफ्ट के बारे में माय डियर फ्रेंड्स मैंने डिसाइड किया कि एज ए कैरियर अगर कुछ करूंगा जिंदगी में तो सिर्फ ड्यूसॉफ्ट करूंगा। और उसी दिन से सिलसिला स्टार्ट हो गया दोस्तों। पागलपन अंदर सवार हो गया, मेरे सारे सोए हुए सपने जाग गए। कहते हैं इंसान के अंदर सपने हर किसी के अंदर है, किसी का सोया हुआ हो और किसी का जागा हुआ हो, फर्क इतना ही होता है। सपने हर किसी के अंदर हैं। मेरा सोया हुआ सपना जाग चुका था और मुझे यह यकीन हो चुका था कि जो सपने मैंने देखे हैं वो ड्यूसॉफ्ट से पूरे करने हैं और वो ड्यूसॉफ्ट से पूरे हो सकते हैं, यह यकीन हो चला था। और कहते हैं जब आपके सपने जाग जाएं तो आपकी पूंछ में आग लग जाती है। Is it? Is it? और मेरे पूंछ में भी आग लग चुकी थी क्योंकि सपने जाग चुके थे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सपनों के बारे में बताना चाहूंगा, अपने बारे में, कि जो सपने मैंने, जब मुझे यकीन हो चला था कि यही वो बिजनेस है जहां से मैं तमाम सपनों को पूरा कर सकता हूं, यहां से मेरी जिंदगी बदल सकती है। जब मुझे यह यकीन हो गया था, विश्वास हो गया था, तब मैं सपनों को देखने की हिम्मत करता था। इससे पहले सपने देखने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, लेकिन जब यह भरोसा हो गया उसके बाद मैं सपने देखने की हिम्मत करने लगा। और मैंने यह सोचा कि सदियों से, सैकड़ों सालों से जो मेरा घर परिवार, मां बाप, भाई बहन,
सैकड़ों सालों से जो एक गांव में, एक ऐसे पिछड़े गांव में जो रहता आ रहा है, सबसे पहले मुझे वहां से निकलना है और वहां से निकलकर सबसे पहले मुझे शहर में आना है। माय डियर फ्रेंड्स, मुझसे बड़ी एक बहन थी और ड्यू सॉफ्ट में आने से पहले उसकी शादी हो चुकी थी। जिस तरह के परिवार से हम लोग थे, ऑब्वियसली उस बहन की शादी भी ऐसे ही एक बड़े साधारण घर में हुआ था। और जब ड्यू सॉफ्ट को मैं ज्वाइन किया था और यकीन हो चुका था कि यह बहुत कुछ मुझे देगा, सबसे पहली चीज मेरे मन में जो आई वो ये आया था कि यार ये जो बहनें बची हुई हैं घर में, एक भी बहन की शादी अब ऐसे घर में नहीं करूंगा, इन तमाम बहनों की शादी ऐसे घर में करूंगा जहां वो आराम से शहर में रहे और शानदार तरीके से अपनी जिंदगी जी सके। ये सपने आ गए मेरे अंदर। उस गांव से निकलकर शहर में घर बनाना है, ये सपने आ गए मेरे अंदर। सैकड़ों सालों से मेरे मां बाप जो इतनी घिसी पिटी हुई जिंदगी को जी रहे थे, बड़ी मुश्किल से जिन्होंने जिंदगी को जिया था, अब मेरे अंदर यह आ गया था कि कम से कम बुढ़ापे में ही सही, लेकिन उनकी जिंदगी को कुछ तो सपोर्ट करना है, उनकी जिंदगी में कुछ तो खुशियां भरनी है। ये तमाम सपने आते गए और इनसे भी बड़ा, जो सबसे बड़ा सपना मैंने देखा वो था मेरी खुद की जिंदगी को लेकर कि कैसे हम अपनी जिंदगी को एक शानदार जिंदगी बनाएंगे। एक आलीशान घर, गाड़ी, बंगला, एक शानदार धर्म पत्नी। हाँ, कहते हैं शानदार कहने के अलग अलग मायने होंगे हर किसी के लिए। शानदार कहने के मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होंगे, पर मैं बड़ा ओपनली बोलता हूं, कहीं ना कहीं मैं, कहते हैं ना कि आपके पूर्वजों ने आपके लिए क्या छोड़ा ये मायने नहीं रखता, आप क्या छोड़ के जाएंगे ये मायने रखता है। तालियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कैसा दिखता हूं ये मैं सोचता था ये मायने नहीं रखता है, लेकिन मेरी बीवी कैसी दिखेगी ये जरूर मायने रखता है मेरे लिए। और मेरा शानदार कहने का मतलब यही था, मेरा शानदार कहने का मतलब ही यही था। यार लोग कहते हैं कैसी बीवी चाहिए, यार सुशील होनी चाहिए। अरे सुशील जाए तेल लेने, यार सुंदर होनी चाहिए, पहली क्राइटेरिया। ये सपने देखने की मैंने हिम्मत की, ये सपने देखने की मैंने हिम्मत की माय डियर फ्रेंड्स। और ये सब कुछ हमें हिम्मत अगर दिया तो वो था ड्यू सॉफ्ट ओवरसीज। ड्यू सॉफ्ट ने ये हमें हिम्मत दिया माय डियर फ्रेंड्स। और कहते हैं अगर आप सपने देख सकते हैं तो आप उसे पूरा कर भी सकते हैं। और पहली बार मैंने जीवन में सपने देखने की हिम्मत की और आज 10 सालों के बाद वो सारे सपने पूरे हो चुके हैं। जो सपने देखे वो भी, और जो सपने नहीं देखे वो भी। ऋषि सर ने कहा था अभी स्टेज से पहले कुछ इस तरह की लाइन को कहा था, गेस कर लें। सस्पेंस है, समझ में आ जाएगा आगे। वो तमाम सपने पूरे हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैंने देखा कि इससे ड्यू सॉफ्ट के पहले भी मैं ही था, ड्यू सॉफ्ट के बाद भी मैं ही था, लेकिन ड्यू सॉफ्ट के बाद ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर की एनर्जी, बड़ी अजीब सी एनर्जी आ गई मेरे अंदर, एक अजीब सी ताकत आ गई, एक अजीब सी ऊर्जा आ गई और लगने लगा यार ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं। इतनी ताकत आ गई ये ज्वाइन करने के बाद। और तब मुझे पता चला कि इंसान का, कहते हैं शादीशुदा लोग अक्सर परेशान रहते हैं अपनी बीवियों से, कहते हैं यार ये पत्नी नहीं है, ये पनौती है, जब देखो तब सर पे सवार रहती है, हैं? बाहर तो इज्जत करेंगे बड़ी तरीके से, लेकिन घर में हु इज द बॉस? गृह मंत्रालय, आई सल्यूट यू, यस, गृह मंत्रालय। और ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन करने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई कि जिंदगी का अगर असली कोई कंट्रोलर है तो वो है आपके सपने, वो है आपका ड्रीम, वो है आपका लक्ष्य। अगर आपके पास सपने हैं तो वही आपकी जिंदगी को कंट्रोल करता है माय डियर फ्रेंड्स, और वही आपकी जिंदगी को सफलता तक पहुंचाता है। कितने घंटे आपके अपलाइन आपके साथ होंगे? आपके अपलाइन कितने घंटे आपके साथ होंगे? 24 घंटे साथ नहीं हो सकते हैं, वो सालों भर साथ नहीं हो सकते हैं वो, पर जो सपने आपने देखे हैं
वो 24 घंटे और 365 दिन सालों भर वो आपके साथ होता है। अगर आप बैठने की कोशिश करते हैं तो आपको जगाता है, उठ चल भाग, तुझे ये सपना पूरा करना है। तो जिंदगी की, थैंक यू, जिंदगी की जो असली ताकत है वो सपनों में है माय डियर फ्रेंड्स। ये मैं अपनी बात कह रहा हूं, मुझे पता नहीं है आपके बारे में, मैं आपके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने बारे में जरूर बता सकता हूं कि मेरी जिंदगी का जो असली ताकत था वो था मेरा सपना, मेरा ड्रीम, मेरा लक्ष्य, मेरा गोल। और उन्होंने मुझे कंट्रोल किया, उन्होंने मुझे कभी बैठने नहीं दिया, उन्होंने मुझे कभी चैन लेने नहीं दिया, उन्होंने मुझे कभी सांस लेने नहीं दिया। हम लोग बड़े बड़े नाम सुनते हैं, बड़ी बड़ी सफलता की कहानियां पढ़ते हैं, धीरूभाई अंबानी, के.आर. नारायण मूर्ति, वो अजीम प्रेम जी, और बड़ी बड़ी नामों को सुनते हैं। क्या थे ये लोग, कैसे ये यहां तक पहुंचे? कहते हैं धीरूभाई अंबानी के बारे में, पॉकेट में 50 पैसा नहीं होता था और करोड़ों के सपने देखते थे। कैसे? इन्फोसिस के चेयरमैन के.आर. नारायण मूर्ति साहब, 70 के आसपास की बात है, जब वो अपनी कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट कर रहे थे, 10 दोस्त मिलकर 10-10 हजार रुपए जब वो लगा रहे थे कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए, तो नारायण मूर्ति साहब वो 10,000 रुपए अपनी बीवी के गहनों को बेचकर लाया था। ऐसी थी उनकी जिंदगी। 10,000 रुपए नहीं थे उनके पास, गहनों को बेचा, 10,000 का जुगाड़ किया और वहां से जिंदगी को स्टार्ट किया था। आज वो यहां पे हैं। अजीम भाई प्रेम जी, उनके फादर का वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति का उनका फैक्ट्री था उनके फादर का। पर जब दौर चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी का जब दौर आया, आईटी का जब दौर आया, तो अजीम भाई प्रेम जी ने सीधा एक डिसीजन लिया कि हमें चेंज करना है, और उन्होंने वेजिटेबल ऑयल से सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री, उन्होंने ये इंडस्ट्री बनाई और वो बन गए हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी। अगर गौर करें इन तमाम लोगों की बातों को तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने इतना बड़ा रिस्क लिया, इतना बड़ा डिसीजन लिया, सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि उनके जो सपने थे वो काफी मजबूत सपने थे। उन्होंने एक ऐसा सपना देखा था, उनके सपनों में जान थी, और उनके सपने उनकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा था। उनके सपने इतने ताकतवर थे कि कोई आम आदमी उनके सपनों को तोड़ नहीं सकता था, और उनके ड्रीम, उनके सपने उन्हें कंट्रोल कर रहा था। धीरूभाई अंबानी को सपनों का सौदागर कहा जाता है। हिंदुस्तान का कोई अगर सबसे बड़ा सपनों का सौदागर या सपने देखने वाला आज तक पैदा हुआ है तो वो है धीरूभाई अंबानी। और सपनों के बदौलत ये लोग आज यहां तक पहुंच पाए हैं माय डियर फ्रेंड्स। और मैंने देखा कि यार ये लोग भी सपनों के बदौलत देखे कुछ नहीं थी इनकी जिंदगी, जीरो थे ये, पर आज ये पूरी दुनिया के लिए हीरो बन चुके हैं क्योंकि एक मजबूत सपना इनके पास था। मैंने देखा अपनी जिंदगी के बारे में, यार मेरे साथ भी यही हुआ है, मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं भी कुछ भी नहीं था, पर मेरे सपने इतने मजबूत थे कि मैं किसी भी सपनों के साथ समझौता नहीं कर सकता था। कौन सा सपना मारता बताओ आप हमें, कि क्या मैं अपनी बहन के ड्यू सॉफ्ट होने के बाद भी मैं अपनी बहन की शादी फिर से एक बार गांव में किसी एक साधारण परिवार में कर देता? क्या या सैकड़ों सालों की जिस घटिया जिंदगी को जी रहे थे मेरे मां बाप, क्या मैं ड्यू सॉफ्ट मिलने के बाद भी अपने मां बाप को उसी गांव में छोड़ देता? या अपने खानदान, अपने परिवार, या क्या मैं फिर से अपनी जिंदगी की अगर बात करूं तो वापस उसी गांव में लौट जाता जहां पर मेरे मां बाप रहते थे, कि यार जिस तरह से तेरा मां बाप जिया है तू भी उस तरह से जी। एक भी मेरा ऐसा सपना नहीं था जिसके साथ मैं समझौता कर सकता था, और मैंने किसी भी सपने के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया माय डियर फ्रेंड। मैंने देखा कि यार ये बड़े बड़े लोगों के साथ भी यही हुआ है, मेरे साथ भी यही हुआ है। यानी मुझे समझ में आ गई एक बात कि जिंदगी को अगर कोई सफलता के मुकाम तक पहुंचाता है तो वो सबसे पहली चीज है तो वो है आपके ड्रीम, आपके सपने, आपका लक्ष्य, आपका गोल। अगर आपके सपनों में दम है, आपके सपनों में अगर जान है, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है माय डियर फ्रेंड्स। दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती है, किसी कीमत पर नहीं रोक सकती है। लेकिन हां सपने ऐसे होने चाहिए जो आपके रेंगटे खड़े कर दे। सपने ऐसे होने चाहिए जो आपके रेंगटे खड़े कर दे। सिर्फ याद कर लेने से आपके शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो जाना चाहिए। कहते हैं सपने वो हैं जो दिन की चैन उड़ा दे, रातों की नींद उड़ा दे,
और तब तक उड़ाता रहे जब तक आप उस सपने को पूरा नहीं कर लेते हैं। सपना उसे कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ड्रीम इसे कहा जाता है। मेरे अंदर जब सपने जागृत हुए, मेरे अंदर जब ये तमाम सपने जागृत हुए, तो मेरे अंदर पागलपन आ गया। यार अब क्या करूं, किसको लूटूं, किसको जोड़ूं, किधर 7,000 निकालूं। भागने लगा पागलों की तरह, इधर चलो उधर चलो, इधर जाओ उधर जाओ। पर वही कहते हैं, आपको भूख अगर ज्यादा लगेगी तो क्या दोनों हाथ से खाने लगेंगे? पर मैं यही किया था, एक्साइटमेंट में आकर मैंने कई गलत चीजों को किया था। मैं बस भाग रहा था, भाई साहब अरे आजा, क्या कितनी उम्र है आपकी? 25 साल। 25 साल निकल गया, ऐसे ही निकल गया, कुछ नहीं किया आपने। अरे सीधा आओ, देखो कुछ नहीं करना है, 2 ज्वाइन करवाना है, 7,000 लगाना है, 34 लाख, अब जबरदस्त मजा आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। ऊपर से नीचे एक बार देखता था, पागल हो गया है लड़का, लगता है पागल हो गया है। परेशान, 4, 5, 7, 10 दिन 15 दिन काम किया, परेशान, कुछ नहीं रिजल्ट मिला। करना क्या है यार, सारे सपने रखे के रखे रह जाएंगे। एक बार मुझे याद आया, यार वो मेरा दोस्त क्या बोला था, अशोक जी बोले थे, रणविजय जी नौकरी की तैयारी करनी है तो चलिए, मौका खुला है, नहीं तो दोस्त मत दीजिएगा। अब तो मैं उनको भी नहीं बोल सकता था। थोड़ा सा मन में आया, लगता है कुछ तो गलत किया हूं। फिर लगा नहीं, ऐसे कैसे गलत कर दिए। चिंटू सर रहते थे पटना में, पहुंचे, सर सॉरी, ये उस समय आनंद सर आए हुए थे पटना में। पटना में एक प्रोग्राम हुआ था पहली बार, और वहां पर आए हुए थे। मैंने बहुत कम मुलाकात होती थी, तो सर से स्पेशली मैं कहा, सर आपसे आधा घंटा का समय चाहिए। सर के साथ बैठा, और बैठने के बाद मैंने कहा कि सर सब कुछ, सर मैं जैसा चाह रहा हूं वैसा हो नहीं पा रहा है, बहुत कोशिश कर रहा हूं सर, बहुत मेहनत कर रहा हूं सर, आपको बता नहीं सकते, एकदम दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, जब हमेशा सर काम करते हैं, लेकिन बिजनेस निकल नहीं रहा है सर, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है। तो उन्होंने पूछा आखिर कर क्या रहे हैं आप? मैंने बताया कि सर ये मैं निकल रहा हूं सर, कुछ जो दोस्त है मैं उनके पास गया, उनको बताया तो कोई तैयारी नहीं है, ज्वाइन ही नहीं करना चाहता है। उन्होंने पूछा लिस्ट बनाया आपने? मैंने कहा लिस्ट सर बना हुआ दिमाग में है ना, लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, दिमाग में है सारा। उन्होंने कहा कितने लोगों को आपने प्लान दिखाया है? मैंने कहा सर 12-13 लोग हो गए, मैं 12-13 लोगों को प्लान दिखा चुका हूं सर, कोई नहीं ज्वाइन किया है। बोले बस? बोले हाँ सर, और क्या, दोस्त खत्म, अब 12-13, अब कितना दोस्त रहेगा सर? मैं शर्मिला स्वभाव का इंसान था, साई नेचर का इंसान था, किसी से दोस्ती नहीं करता था, किसी से बातें नहीं करता था। ड्यूसॉफ में आने के बाद आज आपसे बातें कर ले रहा हूं, अदरवाइज मैं दूर भागने वाला इंसान था। घर में कोई गेस्ट आ जाए तो वो अंधेरे वाले कमरे में जाके छुप जाता था, डर लगता था, ऐसा इंसान था। मैंने कहा सर 12 दोस्त हैं कहां, 12-13 बहुत होते हैं सर। बोले हाँ बहुत होते हैं। और सर ने मुझे बिठाया माय डियर फ्रेंड्स, और पहली बार एक फॉर्मूला बताया। उन्होंने कहा कि रणविजय जी ये बिजनेस है कॉन्टैक्ट का, ये बिजनेस है कॉन्टैक्ट का, और आप ये कॉन्टैक्ट की लिस्ट जितनी ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, आपका बिजनेस बढ़ने का उतना ज्यादा चांस बनेगा। और अगर आप 10-11 लोगों की लिस्ट रहेगी तो होगा क्या कि आप हर किसी के पास जाएंगे और नाक रगड़ते रहेंगे, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए ना, ज्वाइन कर लीजिए ना, ज्वाइन कर लीजिए ना। और अगर किसी के सामने नाक रगड़ने जाएंगे तो वो सोचेगा अच्छा पार्टी को हमसे फायदा है, इसको जरूर हमसे कुछ ना कुछ फायदा है, तभी ये मेरे पास बार बार आ रहा है, और तब वो भाव खाएगा, नहीं ज्वाइन करूंगा। जब उसे लगेगी कि यार इसका फायदा है तो कोई क्यों ज्वाइन करेगा। और सर ने कहा कि अगर बिजनेस बढ़ानी है तो सबसे पहले आपको अपना कॉन्टैक्ट बढ़ाना पड़ेगा, अपना लिस्ट बनाना पड़ेगा। मैंने कहा सर वो कैसे बढ़ाएं? सर ने कहा अरे अजीब इंसान है, कैसे आदमी है आप? मैंने कहा सर लिस्ट कहां बढ़ाएं बताइए आप। मैं जिस गांव में रहता हूं, एक वो लड़का वो किराना का दुकानदारी करता है सर, वो पोस्टमैन, वो ये पोस्ट ऑफिस में रहता है,
सर वो मुंबई में रहता है, सर वो गाय चराता है, सर वो ये काम करता है, सर वो क्या, सर उसका लिस्ट बनाए, मजा नहीं आ रहा है सर। बोले रणविजय जी, कुछ लोगों का तो माना चलो लिस्ट में नहीं हो सकता है, लेकिन आपने सारे लोगों को लिस्ट से निकाल दिया, ये कैसे हो सकता है? और आप कौन होते हैं ये फैसला लेने वाले कि वो जिंदगी बदलना चाहता है कि नहीं? ये आपके हाथ में है। वो जिंदगी बदलना चाहता है कि नहीं, ये फैसला आप लेने वाले कौन होते हैं? ये फैसला तो वो लेगा ना। बोले सर तो क्या करें सर? उन्होंने बैठ के, माय डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा, कई तरह के इधर घुस के उधर घुस के टेढ़ा मेढ़ा जाके, और वो बैठ के उन्होंने सैकड़ों लोगों की लिस्ट तैयार करवा डाली। और उन्होंने एक फॉर्मूला उसी समय दे दिया कि ये बिजनेस अगर 10 लोगों को भी आप प्लान दिखाए हैं ना, और उसमें अगर 1 लोग ज्वाइन कर जाए तो आप समझिए 100% सक्सेसफुल है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, लिस्ट पक्की कंप्लीट हो गया। लिस्ट सर से मिलकर बहुत खुश हो गया, सर को धन्यवाद दिया, थैंक यू वेरी मच सर कि आपने इतना हमें सपोर्ट किया। सर अब मजा आ जाएगा, अब सारे सपने मेरे पूरे हो जाएंगे। सर दिल्ली रहते थे, सर वापस दिल्ली आ गए, और फिर अगले दिन से सिलसिला स्टार्ट हो गया, फिर भागना स्टार्ट किया दोस्तों। लेकिन कहानी वही की वही, सेम टू सेम, कहानी में कोई बदलाव नहीं आया। रिजल्ट निकलना शुरू नहीं हुआ, बिजनेस चलना शुरू नहीं हुआ, पेमेंट बनना शुरू नहीं हुआ, प्रॉब्लम एज इट इज था। मैंने कहा ये लो, अब क्या हुआ? इतनी बड़ी लिस्ट बना डाली, लोगों से मिला, अब क्या करूं? माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ी सी परेशानी फिर मुझे हुई, और मैं बताना चाहूंगा, सर तो वापस जा चुके थे दिल्ली, लेकिन चिंटू सर रहते थे पटना में, पटना सिटी में। बड़ी मुश्किल से इनके घर तक पहुंचे, और घर में पहुंचकर वहां बात किए कि सर आनंद सर तो फॉर्मूला देके चले गए दिल्ली, सोचे थे यहां से बिजनेस निकल जाएगा, लेकिन कहानी तो उल्टा पड़ गया, कुछ तो हो ही नहीं रहा है। फिर उन्होंने मुझसे ऑपरेशन किया मेरा, फिर मेरा ऑपरेशन उन्होंने, आखिर कर क्या रहे हैं आप? आखिर बिजनेस आपका निकल क्यों नहीं रहा है, चल क्यों नहीं रहा, आखिर क्या कारण है? माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने पूछा करते कैसे हैं आप? मैंने कहा सर ये लिस्ट है, उनके पास जाता हूं, प्लान दिखाता हूं, प्लान दिखाता हूं। प्लान कैसे दिखाते हैं बताया, उन चीजों को जाता हूं, प्लान दिखाता हूं। उन्होंने कहा कि अरे आप पहले समय नहीं लेते, पहले उनसे बात नहीं करते हैं। मैंने कहा सर उसकी जरूरत क्या है? जितना लिस्ट देख रहे हैं ना, सब बेरोजगार है, 1 नंबर का बेरोजगार, बिंदास घर में सोने वाला, किसी को कोई काम ही नहीं है। अरे अपॉइंटमेंट लेने का तो जरूरत वहां पड़ता है ना, जहां पे आदमी बिजी हो, बड़ा मुश्किल से समय निकालता है, एकदम से 24 आवर काम करने वाला आदमी हो। फोन करें तो पहले पूछते हैं सर फ्री तो हैं? ऐसे लोगों से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। पर ये सारे के सारे बेरोजगार लोग, बैठने वाले लोग, ना कोई काम ना धंधा, इनसे क्या अपॉइंटमेंट लें? और फिर उन्होंने मुझे समझाया कि जरूरत है रणविजय जी, इनसे भी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है। और पहली बार उन्होंने मुझे बताया था कि अपॉइंटमेंट का असली फंडा क्या है। अपॉइंटमेंट का फंडा सिर्फ ये नहीं है कि सामने वाले को प्लान दिखाना है, समय निर्धारित कर लिया, सिर्फ ये फंडा नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट का असली फंडा यह है कि वो आपका प्लान सुनने के लिए एक्साइटेड हो जाए। आप जब प्लान दिखाने जाए तो आपसे डबल एक्साइटमेंट में वो रहे, सर यस बताइए सर। अगर वो इस मोड में आ गया, अगर वो इस मोड में आ गया, तो सोचो 3,500 का डीडी तो वो तभी दे दिया। अगर प्लान सुनने के लिए आपने उसको एक्साइटेड कर दिया, सोचो आधा रिजल्ट तो आपका तभी निकल गया, और बाकी प्लान जब दिखाएंगे तो फुल रिजल्ट गारंटेड है। सर ने कहा, एक छोटा सा बड़ा शानदार सा एग्जांपल दिया था, रणविजय जी एक बात बड़ा ध्यान से सुनिएगा, काम करना है, कैरियर बनाना है, बहुत लंबी दूरी तक जाना है। उन्होंने कहा कि नई नवेली दुल्हन जब घर में आती है तो उसकी घूंघट को ना बड़ा धीरे से हटाया जाता है, बड़ा धीरे से, ताकि देखने वाले के अंदर ना सस्पेंस बरकरार रहे। हा, हा, हा। अरे कैसी है दुल्हन? उन्होंने कहा रणविजय जी आपकी प्रॉब्लम क्या थी मालूम है? बोला नहीं सर। उन्होंने कहा आप कर क्या रहे थे? ये लो भाई साहब, ये दुल्हन है, लो देख लो।
सीधा घूंघट उठाया, दुल्हन दिखाई, ये लो देखो। उन्होंने कहा थोड़ा सा आराम से, धीरे धीरे से घूंघट उठाने का, फिर दुल्हन दिखाने का, फिर देखिए लोग इंटरेस्ट लेके देखेंगे। उन्होंने कहा आप गलती क्या कर रहे थे मालूम है, कि आप जा रहे हैं सीधा, ना अपॉइंटमेंट ना और कुछ, ना फोन ना मोबाइल, सीधा गए और भाई बैठो और क्या कर रहा, चला तुझे मैं प्लान दिखाता हूं। अरे सीधा ऐसे, जब तक इंपॉर्टेंस आप दिखाएंगे नहीं तो फिर आपकी वो बिजनेस को इंपॉर्टेंस देगा क्यों? माय डियर फ्रेंड्स, ऑल वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ड्यूसॉफ्ट। यस, ड्यूसॉफ्ट हम कैसे दिखाना चाहते हैं ये हमारे हाथों में है कि नहीं? तो जितने सुंदर तरीके से, जितने सजा के दिखाएं, जितने लोगों का एक्साइटमेंट बरकरार करें, वो हमारे बिजनेस के लिए बेहतर होगा। और सर ने मुझे सिखाया कि इस बिजनेस के लिए अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। और फिर मैंने वहां से अपॉइंटमेंट लेना भी शुरू किया। सामने वाला आपका दोस्त बेरोजगार है, बैठा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको समय पहले से निर्धारित करना है, टाइम फिक्स करनी है। माय डियर फ्रेंड्स, लिस्ट तैयार हो गया, अपॉइंटमेंट लेने आ गया। देन मैं बताना चाहूंगा कि जब बिजनेस की शुरुआत की थी मैंने, तो मुझे यह फॉर्मूला पता ही नहीं था कि प्लान 100 आपके लिए आपका अपलाइन करेगा, यह मुझे पता ही नहीं था। और मुझे लगता था मेरा बिजनेस है, मुझे करना है, आपका बिजनेस है, आप करो, आप समझो। मैंने कभी किसी अपलाइन से यह नहीं कहा कि सर एक दिन का समय, सर प्लान 100, शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूं। यह सोच मेरे अंदर नहीं थी कि मैं बहुत बड़ा 30 मार खान हूं, बल्कि मुझे यह लगता था क्यों कष्ट दूं सर को, इतना दूर रहते हैं पटना सिटी में, आनंद सर उधर दिल्ली में रहते हैं, क्यों इन लोगों को कष्ट दूं, मैं खुद कर लेता हूं। और प्लान 100 के दौरान मैं बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस का, अगर कहते हैं इंसान की शरीर में रीढ़ की हड्डी का जो वजूद होता है, इस बिजनेस में प्लान 100 प्रेजेंटेशन का वही वजूद होता है माय डियर फ्रेंड्स। और मैं प्लान 100 के दरमियान मैंने ब्लंडर मिस्टेक किए हैं। प्लान 100 की अगर बात करें तो प्लान 100 के अंदर मैंने ब्लंडर मिस्टेक किए हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी से प्लान 100 सीखा नहीं। जो ज्वाइनिंग के दौरान, ज्वाइन करने के दौरान जो मुझे प्लान दिखाया गया, उसी प्लान को याद करके मैंने दिखाना शुरू कर दिया। आप सुनते हैं कितना याद रहता है, 10, 20, 30, यस और नो? और वही दे रहा था 20, 30। कहां से लोग ज्वाइन कर जाएंगे? आप एक कोना प्लान का ये दिखा दे रहे हैं, कहां से लोग ज्वाइन कर जाएंगे? मुझे तो ये, उस समय मैं कितनी गलत चीजें लोगों को बताता था, ये अब पता चलता है। बाद में मुझे पता चलने लगा कि लोगों को मैं कितनी छोटी आधी अधूरी जानकारियां और गलत गलत चीजें। एक दो बार तो मुझे अभी भी याद है कि ज्वाइनिंग के चक्कर में मैंने लोगों को गलत प्लान भी दिया था। एक को कहा था, पहले कूपन आता था, मैंने कहा था यार, बोले सर अगर ये कूपन है, हाँ 6000 का कूपन, पढ़ाई कर लेना फ्री में। और पढ़ाई नहीं कर पाए तो बोले यार किसी को दे देना, खानदान में कोई भी पढ़ लेगा। सर खानदान में कोई पढ़ने वाला नहीं हुआ तो चल जाना इंस्टीट्यूट में, 6000 नगद दे देगा तुमको कूपन के बदले। यह भी गलती किया है मैंने ज्वाइनिंग के चक्कर में, कि ज्वाइनिंग निकल जाए, किसी तरह से ज्वाइनिंग मिल जाए। बट माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग एक सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। अगर हम लोग इस बिजनेस को, अगर आप अपने बिजनेस को जबरदस्त बनाना चाहते हैं, शानदार बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। सिर्फ अगर जो सिस्टम कहता है, अगर सिस्टम को फॉलो करें तो बिजनेस तो ऑटोमेटिक बनती चली जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। और बात जब प्लान 100 के ऊपर आई, बात जब प्लान 100 के ऊपर आई, मैं बताना चाहूंगा कि प्लान 100 जब पहले कई तरह की चीजें होती थी। प्लान 100 जब पहले करने जाता था, कितनी गलतियां करता था। ड्रेस कोड का कोई ख्याल नहीं, हवाई चप्पल पहना, पैंट पहना। मैं जींस कभी नहीं पहनता था जीवन में, ड्यूसॉफ्ट में आने के बाद जींस पहनना भी सीख लिया हूं। पैंट पहनता था, शर्ट बाहर करके हवाई चप्पल डाला और खाली हाथ, शान से। ना कोई बैग है, ना कोई टूल्स है, ना कोई मैगजीन है, ना कोई सीडी है, ना कोई डीवीडी है, ना कोई डायरी है, कुछ नहीं है, खाली हाथ। भाई जी एक जरा कॉपी लाइएगा। काला, अरे वो जबरदस्त प्लान दिखाएंगे आपको, बहुत मजा आएगा।
ऐसे हम कह रहे हैं जैसे लाफ्टर शो के कोई कॉमेडी है, आपको मजा दिखाने आए हैं, मजा आएगा आपको। ड्रेस कोई ख्याल नहीं, खाली हाथ निकल दिया, चले गए, उन्हीं से कॉपी ले लिए, उन्हीं से पेन ले लिए, उन्हीं को प्लान दिखा दिया और महीनों दिन गायब हो गए। एजुकेशन कहीं दिखाया, कहीं नहीं भी दिखाया, सीधा बिजनेस। मैं सोचता यार एजुकेशन दिखाने का क्या फायदा है, किसी को तो समझ में आता नहीं है, क्या दिखा के करेंगे एजुकेशन। टू द पॉइंट बात करते हैं, चलो बिजनेस की बात करते हैं। भैया 7,000 रुपए लाओ, ज्वाइन, 2 से स्टार्ट करते धंधा और इसके बाद सीधा साल भर में 34 लाख रुपए कमाने का। ये इस तरह से चल रहा था सिलसिला। मैंने पहले ही आपको बताया कि, और मेरे मन की जो बात थी वो ये थी, यार मैं किसी से क्यों हेल्प लूं, मेरा बिजनेस है, मैं खुद करूंगा। और तभी फिर से ट्रेनिंग प्रोग्राम हाउ टू सो द प्लान, यह सिलसिला आया, प्लान सीखने का मौका मिला, सीनियर के साथ बैठा माय डियर फ्रेंड्स, और प्लान की प्रैक्टिस करने लगा। और जब प्लान सिस्टमैटिक जो प्लान होता है, जहां पे आप एजुकेशन के बारे में भी बता रहे हैं, बिजनेस के बारे में भी बता रहे हैं, आपका ड्रेस सेंस मेरा सुधर गया। इसके बाद मैं टूल्स, हथियार रखना कभी नहीं भूलता था, हथियार रखना कभी नहीं भूलता था। एक बैग, और बैग में ड्यू साहब की प्रेजेंटेशन बुक आती थी, वो 1-2, इसके बाद ब्रोशर, वो कभी नहीं रखना भूलता था। और सुबह सुबह पूरे ड्रेस कोड में और बैग लेकर निकलता था। तब कई लोग कहा भी करते थे उस समय 8-9 साल पहले, यार देख 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 फलनवा वो जा रहा है, वो भविष्य में करोड़पति बनेगा, देख फोटो खींच के रख ले, कल के डेट में फोटो खिंचवाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। प्लान सिस्टमैटिक हो गया और सारी चीजें आ गई साथ में। माय डियर फ्रेंड्स, प्लान करना भी सीख गया। इस बिजनेस के लिए शुरुआती दिनों में मैं क्या करता था, प्लान तो कर देता था, पर फॉलो अप के लिए कोई निश्चित नहीं होता था। आज प्लान दिखाया, 1 महीने के बाद उसको जाना है उसके पास। आज प्लान दिखाया और 1 महीने के बाद जाना है उसके पास फॉलो अप करने के लिए। जरूरत ही क्या है, कोई सिस्टम ही नहीं पता था। काफी समय लगा, मुझे लगता है दोस्तों लगभग पहला साल इसी चीज में निकला। मैं अगर अपने पहले साल की बात करूं तो पूरा साल इसी एक्सपेरिमेंट में निकला। लिस्ट चाहिए, अपॉइंटमेंट चाहिए, प्लान सो भी अच्छे तरीके से सीखना चाहिए, और फॉलो अप तो इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। आनंद सर कहते हैं सिर्फ इस बिजनेस के लिए फॉलो अप? अरे सारे बिजनेस के लिए फॉलो अप जरूरी है। सर कहते हैं अगर शादी भी करनी हो तो फॉलो अप की जरूरत पड़ती है। नहीं, सर कहते हैं कि अगर शादी भी करनी हो तो फॉलो अप की जरूरी है। क्यों? जब किसी की घर में किसी की बेटी जब जवान हो जाती है तो वो लड़कों की लंबे से लिस्ट बनाता है। इसके बाद सर मैं आपके घर पर आना चाह रहा था, व्हाट इज दिस, अपॉइंटमेंट फिक्सिंग। और उसके बाद पहुंचते हैं वहां पर, देन सो द प्लान। ओ क्या मेरा ये लड़का ऐसा है वैसा है, फैंटास्टिक। या वो लड़की वाली अगर आए तो लड़की अपना वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ऐसी सुशील कन्या है, सुंदर कन्या है, पढ़ी लिखी है, हाइट ऐसा है, स्लिम फिगर, A to Z सारा, हाँ बिंदास। देन क्या इतने से ही शादी हो जाती है? क्या इतने से ही शादी हो जाती है? क्या शादी हो जाती है इतने से? इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स फॉलो अप की जरूरत पड़ती है। जो मीडिएटर होता है ना, अरे सर वो गए थे उनके यहाँ फलाना मेहता जी के यहाँ लड़का देखने के लिए, उनका दोबारा कहाँ फोन आया है, आप जरा एक बार पता कीजिए ना। और थोड़ा पैरवी लगवाते हैं, अरे शर्मा जी क्या इतनी अच्छी लड़की दोबारा कहाँ मिलेगी आपको, हैं? आप समझ रहे हैं आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, अरे सुधर जाइए नहीं तो दोबारा फिर चांस नहीं मिलेगा सुधरने का। फॉलो अप पे फॉलो अप, जीवन में फॉलो अप वहां भी चाहिए, बट माय डियर फ्रेंड्स हमारे इस बिजनेस में फॉलो अप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और बहुत जरूरी होना चाहिए। फॉलो अप बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। हम तमाम लोग लिस्ट भी बनाते हैं, अपॉइंटमेंट भी सेट करते हैं, प्लान भी करते हैं। मैं पूरे अपने बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, जहां से मैं अपने बिजनेस को देखता हूं, बिहार, बंगाल, झारखंड, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन तमाम जगहों पे
3 प्रक्रिया तक तो लोग सही जाते हैं, असली समस्या लोगों को फॉलो अप में आती है। और जो टीम अच्छा फॉलो अप करता है माय डियर फ्रेंड्स, उसकी रिजल्ट मार्वेलस होती है, एक्सेलेंट होती है। और जिस टीम की फॉलो अप अच्छी नहीं होती, उनके बिजनेस बहुत खराब होती है। मैंने यह देखा है, जगह वही है, लोग वही है, और 6 महीने के अंदर वहां से रिजल्ट में काफी वेरिएशन आ जाता है, काफी चेंजिंग आ जाती है। 6 महीने पहले प्रोग्राम किया, रिजल्ट बुरा रहा, और 6 महीने के बाद जब प्लान करके किया तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। क्यों? क्योंकि इस बार सख्ती के साथ फॉलो अप करवाया गया, या लोगों ने फॉलो अप किया, या कुछ नए ऐसे लोग आ गए टीम में जिन्होंने फॉलो अप तरीके से किया, और तब रिजल्ट बिजनेस बहुत अच्छा होता है। यानी फॉलो अप बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस के लिए, और बहुत आसान भी है। पहले बहुत कठिन लगता था मुझे, पर आज की बात कहें तो फॉलो अप बहुत आसान चीज है। बहुत, मुझे तो लगता है कॉन्सेप्ट है फॉलो अप का। व्हाट इज फॉलो अप? व्हाट इज फॉलो अप? अगर इस बेसिक को समझ जाए तो शायद फॉलो अप करना आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज कि टूल्स तो होना भैया बहुत जरूरी है। एक साइकोलॉजी है कि जो आप कहते हैं अपने पवित्र मुख से, जो आप कहते हैं और कहने के बाद अगर उसका प्रूफ दिखा दें तो उनका कॉन्फिडेंस 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है माय डियर फ्रेंड्स। मैक्सिमम लोग खाली हाथ, और खाली हाथ वाली बात है तो पहला तो फंडा हो गया कि यू हैविंग मस्ट, आपके पास टूल्स, मैगजीन, प्रेजेंटेशन बुक, ब्रोशर, सीडीज, डीवीडीज, ये तमाम चीजें आपके पास होनी चाहिए। कॉपी कैट मार्केटिंग, सवाली जवाब है, ये तमाम चीजें आपके पास होनी चाहिए। ड्यूरिंग फॉलो अप जहां पर आप दिखा सकते हैं कंपनी की मैगजीन, ये आदमी देखिए इनकी स्टोरी, ये इनकी स्टोरी आपसे मैच करती है। 10 साल पहले ये आपकी तरह के थे, लेकिन 10 साल के बाद में इनकी जिंदगी बदल गई। ऑब्वियसली सिर्फ एक फैसला जो इन्होंने 10 साल पहले लिया था, अगर आप भी डिसीजन लेंगे तो आपकी जिंदगी भी 10 सालों के बाद बदल जाएगी। एक मुझे जो कॉन्सेप्ट लगता है फॉलो अप का कि लोग क्यों ज्वाइन करें और लोग क्यों ज्वाइन करते हैं, मेरे हिसाब से ड्यूसॉफ्ट कोई ज्वाइन नहीं करता, लोग अपने सपनों को ज्वाइन करते हैं। आप लोगों को यह ना दिखाने की कोशिश करें कि जस्ट ज्वाइन ड्यूसॉफ्ट। नो, फॉलो अप करना आपके लिए आसान हो जाएगा तब जब उस प्रोस्पेक्ट का, उस गेस्ट का बायोडाटा आपके पास होगा। प्लान दिखाने के पहले जिनका कांटेक्ट है वो गेस्ट, सबसे पहले गेस्ट के साथ बैठकर उस आदमी का, उस गेस्ट का बायोडाटा तैयार करवाएं। करता क्या है वो, कमाता कितना है, शादीशुदा है कि नहीं है, डिसीजन खुद लेता है कि नहीं लेता है, बीवी का कितना रोल है डिसीजन लेने में, माँ बाप है कि नहीं, और माँ बाप अगर हैं तो माँ बाप का कितना रोल होता है डिसीजन में, लायबिलिटी क्या है, सिस्टर है, बहन की शादी करनी है, बच्चे हैं कि नहीं है, और अगर बच्चे हैं तो क्या वो अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है। मेक द लिस्ट कि क्या उसकी जिंदगी का बायोडाटा है। और जब ये रहेगा ना तो आप फॉलो अप के दौरान या प्लान शो के दौरान आप उनको ये ना दिखाएं कि ड्यूसॉफ्ट ये देती है, ये देती है, ये भी देती है। आप दिमाग में रखें कि उसे चाहिए क्या, और फिर बताइए ड्यूसॉफ्ट ये देती है, ये देती है, ये देती है, ये भी देती है आपके बच्चे की। और फिर अरे लोग तो इंतजार कर रहे हैं, लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो आए, मुझे भी ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करवाए, कोई भी मेरी जिंदगी को बदले। प्रॉब्लम लोगों में नहीं है। लोग कहते हैं सर मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम हम लोगों में है माय डियर फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं वो जो चाहते हैं हम उन्हें वो नहीं दिखा पाते हैं। यस, फॉलो अप का कॉन्सेप्ट यही है कि उस इंसान की जिंदगी के जो सपने हैं हम फॉलो अप के दौरान वो दिखाएं। यकीनन माय डियर फ्रेंड्स हमें उसे फॉलो अप की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो आदमी हमारा फॉलो अप करके कहेगा सर मेरे इंटरव्यू डलवाओ, मुझे ज्वाइन करवाओ। दिस इज कॉल्ड फॉलो अप। मेरी नजरों से अगर देखें तो दुनिया का सबसे आसान बिजनेस ड्यूसॉफ्ट, और मेरी नजरों से अगर देखे आज अगर कोई मुझसे यह सवाल पूछ के देखे
कि अगर ये एक सवाल पूछे कि सर आप अगले जन्म में क्या करना पसंद करेंगे, तो मैं उसे जवाब दूंगा सिर्फ अगले जन्म ही नहीं, जितनी जिंदगी मुझे मिले, सैकड़ों हजारों, हर जिंदगी में मैं नेटवर्क बिजनेस ही करना चाहूंगा, ड्यूसॉफ्ट ही करना चाहूंगा। क्यों? सवाल मोटिवेशन का नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आज हम अपने जब समाज को देखते हैं, अपने जब लोगों को देखते हैं, अपने रिलेटिव्स को देखते हैं, अपनी सोसाइटी को देखते हैं, हर आदमी भाग रहा है, परेशान है जिंदगी में। 20 साल 25 साल से वो जिंदगी की जो मेहनत करना शुरू करता है अपने कैरियर के लिए, और 50 60 62 साल रिटायर्ड होने तक वो कितना भागता है खुद उसे पता नहीं चलता है। लेकिन बात अगर ड्यूसॉफ्ट की करें, आप ज्वाइन करते हैं और ईमानदारी से 5 साल 7 साल और मैक्सिमम 10 साल अगर मेहनत कर दें, 11वें साल से माय डियर फ्रेंड्स आपको शायद मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए मैं कहता हूं जिंदगी, जितनी जिंदगी मिले मैं ड्यूसॉफ्ट ही करना पसंद करूंगा। दोस्तों, हम परेशान हो जाते हैं, हम तमाम लोग परेशान हो जाते हैं समाज की छोटी सी बात सुनकर। लोग कहते हैं छी, इतना घटिया बिजनेस करता है, बेकार का बिजनेस करता है, ये भी कोई धंधा है, ये भी कोई बिजनेस है, लोगों को जोड़ता है, लोगों को फंसाता है, ये कोई बिजनेस है। अरे जिसके पास कुछ नहीं होता, लोग मजबूरी में इस बिजनेस को करते हैं। ये मैं 10 साल पहले सोचता था, पर आज मैं ये सोचता हूं कि ये वो नहीं करते जो मजबूरी में होते हैं, बल्कि ये बिजनेस तो चॉइस के साथ करने का है। जो लोग करोड़पति बनने का सपना देखते हैं वो लोग ड्यूसॉफ्ट ओवरसीज को ज्वाइन करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये मैं कहता हूं, हम लोग ड्यूसॉफ्ट में हैं और ड्यूसॉफ्ट की असलियत क्या है वो हमें पता है। यस और नो? फिर समाज की छोटी सी बातों से हम क्यों डर जाते हैं, क्यों परेशान हो जाते हैं कि उसने ऐसा कह दिया, उसने ये कह दिया, ये टोपी पहनाने का बिजनेस है, ये मुर्गा बनाने का बिजनेस है, ये फंसाने का बिजनेस है। हम क्यों परेशान हो जाते हैं? इस बिजनेस की ताकत, इस बिजनेस की असलियत और इस बिजनेस का स्ट्रेंथ हम तमाम लोगों को पता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप जब फील्ड में निकलें तो आपको पता होना चाहिए यू आर द हीरो। आप जब किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है ये मैटर नहीं करता है। आप जब प्लान किसी को दिखाने जा रहे हैं, आप हीरो हैं, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट को आप जानते हैं, सामने वाला आदमी ड्यूसॉफ्ट को नहीं जानता है। इसलिए पूरे कॉन्फिडेंट के साथ अपने बिजनेस को दिखाएं माय डियर फ्रेंड। यू आर द हीरो। 2-3 दिन पहले टीवी का एक रियलिटी शो देख रहा था, अरशद वारसी उसमें जज था। और अरशद वारसी ने कहा, जब मैं शुरुआती दिनों में स्टेज मंचन किया करता था और जब परफॉर्मेंस देना होता था, सामने जब पब्लिक बैठी हुई होती थी और जब मुझे स्टेज पर आना था और जब कभी मैं फ्रस्ट्रेट होता तो जाके कोने में चुपके से जाता था और अपने आप को दिलासा दिलाता था, अरे बेवकूफ हैं सारे लोग, उनको कोई अकल है? उसको क्या पता है एक्टिंग के बारे में, सारे बेवकूफ बैठे हुए हैं, बिंदास एक्टिंग करने का। और ये जब मैं सोचता था तो जबरदस्त मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता था और मैं खुल के जबरदस्त तरीके से एक्टिंग करता था। एंड देन सेम लाइक दैट माय डियर फ्रेंड्स, आप चाहे 1 by 1 प्लान करें, आप चाहे होम मीटिंग ले, आप चाहे ओपन मीटिंग ले, व्हाटएवर। स्पेशली मैं कहना चाहूंगा जो हमारे नए लोग हैं जो 1 by 1 प्लान करते हैं, यू आर द हीरो। आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदल रहे हैं बल्कि जिसे प्लान दिखाने जा रहे हैं उसका भविष्य बदलने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस के साथ। हम लोग समाज की बातों से क्यों परेशान होते हैं? ये ऐसा बिजनेस है, ये फंसने का बिजनेस है, ये फंसाने का बिजनेस है, ऐसा बिजनेस है। हमें इन बातों से कतई परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि आज हमारे माननीय महामहिम मिस्टर अमिताभ बच्चन, मिलेनियम स्टार, पूरी दुनिया के लोग सलाम करते हैं। आज वो क्या करते हैं? सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का भगवान जिन्हें कहा जाता है, वो क्या करते हैं? भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफलतम कप्तान, वो क्या करते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, 5 साल 6 साल ये उनकी कैरियर का क्रिकेट खेलते हुआ है। आज अगर उनकी संपत्ति की बात करें, कितने हजार करोड़, आई थिंक हजारों करोड़ में उनकी संपत्ति पहुंच चुकी है।
अगर वो सिर्फ क्रिकेट खेलते, अगर वो सिर्फ क्रिकेट खेलते तो उसके पास कितनी एसेट्स होती, तो उसके पास कितने पैसे होते, उसके पास कितनी संपत्ति होती। अगर सचिन तेंदुलकर सिर्फ क्रिकेट खेल रहा होता तो उसके पास कितने पैसे होते। अगर अमिताभ बच्चन सिर्फ फिल्मों में काम करता तो उसके पास कितने पैसे होते। अमिताभ बच्चन साहब साल में अगर एक फिल्म बना रहे हैं तो साल भर में वो 5-10 नया एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेल रहा है, जैसे ही टाइम मिला तो फटाफट वो कई एडवर्टीजमेंट, एक एडवर्टीजमेंट के लिए 100 करोड़ का अनुबंध। यस और नो? ये तमाम जो बड़े सितारे हैं आज के डेट में हिंदुस्तान के, अगर इनकी बात करूं तो उनका जो असली प्रोफेशन है उस प्रोफेशन से कहीं ज्यादा जो इन्होंने पैसा बनाया है वो पैसा बनाया है एडवर्टीजमेंट करके, प्रचार करके, मार्केटिंग करके। यस और नो? क्या आप सहमत हैं? ध्यान दें माय डियर फ्रेंड्स, जब अमिताभ बच्चन आते हैं टेलीविजन में और कहते हैं नवरत्न तेल लगाओ, खोपड़िया हिला गई से, खोपड़ी ठंडा करो, तो हम लोग कहते हैं सर मजा आ गया, क्या बात है। उनके डायलॉग को सुनकर कहते हैं सर मजा आ गया, जबरदस्त। वो एक एडवर्टीजमेंट किया और उधर ऑनर को बोला ला चल 5 करोड़ दे। उधर जया भाभी इंतजार कर रही होगी, मेरा पतली गली से निकलने का है। पैसा लिया सीधा घर। जूही चावला का ऐड आता था पहले, घने लंबे काले बाल, डाबर आंवला केस तेल का कमाल। पूरा हिंदुस्तान पागल हो गया और जितने शादीशुदा लोग थे वो परेशान इस बात से रहने लगे, सारी पत्नियां के अजी डाबर आंवला केस तेल मेरे लिए। बहनें भाई को कहने लगी पूरे हिंदुस्तान में अरे हो क्या रहा है, क्या है तेल में, लोग कोई नहीं देखते लेकिन मेरे स्टार ने कह दिया ये लगाओ तो लगाएंगे। राइट माय डियर फ्रेंड्स, चाहे किन्हीं की बात करें, जब ये बड़े सितारे एडवर्टीजमेंट करके पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, तालियां लूटते हैं, वाहवाही लेते हैं, तो हमें बड़ा मजा आता है और हम कहते हैं वाह वाह क्या डायलॉग मारा है, क्या एडवर्टीजमेंट मारा है, जबरदस्त काम किया है। और यही काम जब हम लोग जाते हैं फील्ड में करने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, तो सामने वाला आदमी गाली देके हमें बाहर निकाल देता है। यस और नो? इतना घटिया काम, यह भी कोई काम है? यह मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। यार इंजीनियर हूं मैं, कम से कम देख सोचना तो चाहिए था एक बार, यह इंजीनियर के लायक काम है। और वो हमें घर से बाहर निकाल देते हैं। हम लोग जब प्लान दिखाने जाते हैं तो हमें शर्म आती है कई जगहों पर, और हम उन्हें प्लान उनका लिस्ट से नाम हटा देते हैं। ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये वकील है, ये एमपी है, ये एमएलए, उनका हम लिस्ट से नाम हटा देते हैं। क्यों? यार वो तो बड़े लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं, क्या करें उनके बारे में। पर मैंने पहले ही कहा था माय डियर फ्रेंड, आप किसी को भी प्लान दिखाने जा रहे हैं, यू आर द हीरो। सामने वाला कौन है बस सोचिए वो बेवकूफ है, प्लान दिखाते जाइए, दैट्स ऑल। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज हिंदुस्तान के बड़े सितारे, मैं एक सवाल करता हूं आपसे, आज अगर हिंदुस्तान के बड़े सितारे धोनी साहब, सचिन साहब, अमिताभ बच्चन साहब, अगर ये तमाम लोग आज एडवर्टीजमेंट करके करोड़ों और अरबों रुपए कमा रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स हम भी तो वही काम कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर आल्सो डूइंग मार्केटिंग। राइट, वो तेल बेच रहे हैं, वो सर्फ बेच रहे हैं, वो साबुन बेच रहे हैं, वो च्युइंगम बेच रहा है, वो चॉकलेट बेच रहा है, पर हम वो नहीं बेच रहे हैं, हम एजुकेशन बेच रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि हम जो बेचते हैं पहले उसे यूज करते हैं, देन बेचते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्या लगता है इंटरनेशनल लक्स मेरी खूबसूरती का राज। इंटरनेशनल लक्स लगाइए और मेरी तरह खूबसूरत हो जाइए। कैटरीना कैफ बोलती हैं ये, और मुझे जैसा लगता है सर कि ये साबुन लगा वो ऐड करने के बाद उधर रखती होगी, चल जल्दी डिटॉल ला यार, इन्फेक्शन कहीं ना हो जाए, जल्दी से डिटॉल डिटॉल डिटॉल।
बेवकूफ है हम लोग हैं? जिसको वो छूत मानती है वो पूरे हिंदुस्तान को लगाने के लिए कह रही है। क्यों? क्योंकि पैसा जो मिलता है, चल एडवर्टाइजमेंट किया, चल निकाल पैसे 10 करोड़, चल दे 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 उधर साइड, सलमान खान मेरा वेट कर रहा होगा, चलो निकलता हूं मैं उधर। ध्यान दे, हम भी वही काम कर रहे हैं और वो भी उसी काम को कर रहे हैं। यस और नो? जबकि हम लोग ये काम तब कर रहे हैं, पहले खुद जांच लिया, परख लिया, टेस्टेड होके देन हम लोग वो काम कर रहे हैं। यस और नो? तो कॉन्फिडेंस का लेवल किसका ज्यादा होना चाहिए? फिर हम क्यों परेशान हो जाते हैं? सर अब क्या करें, सर अब क्या करें? माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया कितनी पानी में है आप समझ लीजिए। इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, व्हाटएवर, सल्यूट करता हूं क्योंकि तमाम लोगों को, कोई हो तो अदर वे में ना ले माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी हो, पर जो ताकत है हमारे बिजनेस की, जो ताकत है ड्यूसॉफ्ट की, जो ताकत है एमएलएम की, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता माय डियर फ्रेंड। फिर हमारे कॉन्फिडेंस में कमी क्यों आती है? और अंतिम लाइन कहना चाहूंगा मैं कि जब वो भी उसी काम को कर रहे हैं और हम भी इसी काम को कर रहे हैं, सेम काम, उन्हें मिलती है ताली और हमें मिलती है गाली, हैं? उन लोगों को मिलती है वाहवाही और हमें जबरदस्ती धक्के देकर बाहर निकाला जाता है। यानी बात तो वही हो गई ना, वो करे तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, है? ये कहां का इंसाफ है? ये कैरेक्टर ढीला, वो करे तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये कहां का न्याय है माय डियर फ्रेंड्स? कतई नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, हम तमाम लोगों को आज ये कमिटमेंट लेने का वक्त है, ये कसम खाने का वक्त है कि जो इज्जत, जो सम्मान अमिताभ, शाहरुख, सचिन और धोनी को मिलता है, हम अपने बिजनेस को उस लेवल तक लेके जाएंगे जहां से पूरी दुनिया हमें उतना ही सम्मान देने के लिए मजबूर हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। Thank you very much, and thank you very much, my dear friends. Yes, yes, friend. Yes, Jabardast.